Hello friends, my name is Rahul Khan Gautam, and in the last lecture we were discussing about Indian polity, भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें हमने फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में, और इसमें कई सारे पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था। और ये आपका लेक्चर फर्स्ट था। यह आपका लेक्चर सेकंड होगा और उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो पहला आपका जो पॉइंट होगा वो होगा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए गवर्नमेंट जो होती है, सरकार होती है, उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, जिसको विधायिका बोलते हैं, विधायिका। सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका। थर्ड है आपका जुडिशरी, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना, विधेयक मतलब मेक द लॉज, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट करती, लागू करवाती कानून को, इम्प्लीमेंट द लॉज। और जुडिशरी जो होती है, इसका काम होता है इंटरप्रिटेशन करना लॉज का, जो भी कानून होते हैं उनकी व्याख्या करना टाइम टू टाइम। और इसको दूसरे नाम से बोला जाता है कि ये गारंटर होता है फंडामेंटल राइट का ऑफ इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको बोला जाता है गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें देखिए विधायिका और जो कार्यपालिका होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं। बट जो जुडिशरी है, ये आपका क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्था है। इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी ये आपका इंडिपेंडेंट रहेगी, ना तो लेजिस्लेचर ना एग्जीक्यूटिव, इस पर किसी तरह का इस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बोला गया है भारतीय संविधान। तो आगे देखते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। तो भारतीय संविधान में क्या मेंशन किया गया है, तो जुडिशियल सिस्टम जो होगा वो आपका एकीकृत और स्वतंत्र रूप से इस्टेब्लिश किया गया है। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्स करता है बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज। तो हमारे यहाँ का जो एकीकृत कोर्ट है, न्यायालय है, ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है जो भी आपके केंद्रीय कानून हो या स्टेट लॉज हो, दोनों को लागू करता है। ठीक है। बट अमेरिका का सिस्टम कुछ डिफरेंट है हमारे यहाँ से। अमेरिका में क्या है, फेडरल लॉज जो होते हैं, जो संघीय कानून होते हैं, उनको कौन इन्फोर्स करता है, ये आपका फेडरल जुडिशरी करता है। और जो भी आपके राज्य के कानून होते हैं उसको आपका स्टेट जुडिशरी इन्फोर्स करता है। और हमारे यहाँ क्या है, हायरकी क्या है, पहला आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे आपका स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट्स। उसके बाद आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर है आपकी लोअर कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, लोअर कोर्ट्स होती हैं। और सबसे हाईएस्ट अपील जो होती है वो आपकी उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। आगे देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो भी जो भी आपका हाईएस्ट उच्चतम न्यायालय क्या बोला गया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। इसकी आपको सबसे अधिकतम जो अपील आप किसी कोर्ट में दे सकते हैं वो कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। और जो आपका जुडिशरी क्या बोला गया, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स। देखिए ये जो मौलिक अधिकार होते हैं नागरिक के, उसका क्या है, गारंटर है। इसीलिए आर्टिकल 32 में अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, आर्टिकल 32, तो आप क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड आर्टिकल 226 कहता है कि आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो।
अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट का यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए आप जा सकते हो, लेकिन जो हाई कोर्ट को जो पावर दी गई है ये थोड़ा सा वेग है, मतलब ब्रॉड पावर है। फंडामेंटल राइट के अलावा आप किसी भी लीगल राइट भी अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और गार्डियन बोला गया है भारतीय संविधान का, किसको, न्यायपालिका को। फिर आगे है आपका सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट, हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, देखिए इसका मतलब है कि स्टेट जो है, राज्य है, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। स्टेट का अपना धर्म कोई नहीं होगा, जितने भी धर्म होंगे वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा, सर्वधर्म समभाव, ये वाली पॉलिसी चलेगी। तो इसीलिए देखिए जो सेकुलर शब्द है ये आपका किस संशोधन के, ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 1976 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसको डिटेल में भी बाद में देखेंगे। और इसमें 3 वर्ड डाले गए थे प्रियम्बल में, आपका सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड आपके 42वें संशोधन से आपका प्रियम्बल में इनको इंक्लूड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड करता है फॉर अ सेकुलर स्टेट, हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। इसका मतलब है भारतीय संविधान कहता है कि जो हमारा स्टेट क्या है, सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, और इसका कोई भी, इंडियन स्टेट का कोई भी अपना खुद का रिलीजन नहीं है ऑफिशियल, ठीक है। सारे धर्म इसके लिए इक्वल हैं और सर्वधर्म समभाव की धारणा पे ये काम करेगा। द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो ये आपका जो सेकुलर शब्द है इसको कब जोड़ा गया है, ये आपका 42वें संशोधन से इसको जोड़ा गया है। बट देखिए ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संशोधन के पहले तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था, बट ऐसा नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो दिखाता है कि हमारा भारतीय संविधान पहले भी मतलब पहले भी इसको ये पंथ निरपेक्ष था, सेकुलर था। और इसमें देखिए आर्टिकल 29 है, 30 है, ये क्या है, माइनॉरिटी को राइट देता है। इसमें 30 में एजुकेशनल राइट देता है, 29 में आपका लिंग्विस्टिक और ये सब राइट मिलता है। तो इससे, लेकिन सेकुलर वर्ड क्या है, ये आपका एक्सप्रेस के मतलब मेंशन कर दिया गया है इसको, ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। द प्रियम्बल सिक्योर करता है टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो जो आपकी प्रस्तावना है वो क्या सिक्योर करती है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उपासना, पूजा, इन सब का अधिकार है लोगों को। तो ये आपके जो प्रस्तावना है इससे उसका उद्देश्य समझ में आता है। एंड स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो ये क्या है, देखिए ये कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो दिखाता है कि हमारा संविधान जो है पहले से ही सेकुलर था, ठीक है। तो स्टेट शैल नॉट, जो स्टेट होगा, राज्य होगा, किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर द लॉज और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये आर्टिकल आपका 14 है। किस बेसिस पे, न धर्म के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, इस बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। ये आपका आर्टिकल 29 है जो कि क्या है, माइनॉरिटीज़ को राइट देता है, ठीक है, कि किसी भी सिटीजन्स को, किसी भी सेक्शन, किसी भी वर्ग के नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना कोई भी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर को कंजर्व कर सके या प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये लिंग्विस्टिक राइट है आपका 29।
30 में कहता है ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो ये माइनॉरिटी को राइट देता है कि देखिए माइनॉरिटी को यह अधिकार है कि कोई भी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैक्षणिक संस्थान वो अपना खोल सकता है। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी को राइट दिया गया। ये आर्टिकल 30 में देखिए कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं जहाँ पे क्या होता है माइनॉरिटी को 50% सीट रिजर्व जैसे रहती हैं, जैसे AMU है आपका, जामिया मिलिया है, खालसा है, तो ये सेंट स्टीफेंस है। तो ये एग्जाम्पल है, ये क्या है कि माइनॉरिटी को राइट दिया गया कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं। तो इन सब आर्टिकल से ये पता चलता है कि भले हमारा 42nd अमेंडमेंट के बाद सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया, बट ऐसा नहीं था कि भारतीय संविधान पहले से सेकुलर नहीं था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं सेकुलरिज्म से कि भारतीय संविधान का जो सेकुलरिज्म है, इंडिया का सेकुलरिज्म है, वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है कि निगेटिव है, या इंडियन सेकुलरिज्म फ्रेंच के सेकुलरिज्म से कैसे डिफरेंट है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC स्टेट PSC ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, तो ये भी क्या है आपकी भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड envisages a dual polity, center and state. It provide for the only single citizen, that is the Indian citizenship. देखिए वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है उसको क्या डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण किया गया सेंटर और स्टेट में, और आपके देखिए पंचायती राज इन सब में पावर्स को क्या बांटा गया, और सब अपने अपने फील्ड में स्पेयर में काम करने का उनको अधिकार दिया गया है। बट इसके बाद भी जो भारतीय संविधान है वो किस तरह की नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। और इसके अलावा देखिए US में क्या है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इन कंट्रीज लाइक USA ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ USA बट ऑल्सो सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स। तो इसमें बोला गया है कि देखिए US में क्या है कि मतलब दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे आप एक तो आपकी सेंटर की कि आप US के नागरिक हैं, उस वो नागरिकता रहेगी, दूसरा आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वो आपकी दूसरी नागरिकता होगी। तो इसको क्या है, दोहरी नागरिकता। बट भारत में क्या है, भारत में आपको सिंगल सिटीजनशिप दी गई है, सिंगल, कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ना कि आप उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे बट USA में क्या है कि आप किसी स्टेट के हो वो नागरिकता, और आप US के नागरिक हो वो भी, तो इसीलिए यहाँ पे डुअल सिटीजन है। बट हमारे भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो ये आपका फीचर हो गया। देखिए ऐसे कई सारे फीचर्स हैं इंडियन भारतीय संविधान में, जैसे आपका देखिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंड्स। तो ये आप क्या क्या है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में होती कि फंडामेंटल राइट दिए गए नागरिकों को, और कुछ नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनके मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, जैसे तिरंगे का अपमान नहीं करना है, उसका सम्मान करना है ना। तो ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और DPSP कहता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में यह है कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाएगा, स्टेट अपनी पॉलिसी बनाते टाइम इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा DPSP को, कि वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगा, कि हर आदमी को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और इस तरह के कई सारे जो नियम हैं उनको अपनी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करेगा। और DPSP जो होती है ये क्या होता है, जस्टिसिएबल नहीं होती है, आप इसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ठीक है, कोर्ट में ये
जस्टिसिएबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि डीपीएसपी और प्रियम्बल, डीपीएसपी और प्रियम्बल, भारतीय प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये क्या है? बोथ आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट। ठीक है, तो ये कोर्ट के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि इनको स्टेट इग्नोर करेगा। स्टेट अपनी पॉलिसी बनाते टाइम कोई भी नीति बनाता है राज्य, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और एक वेलफेयर स्टेट की तरह, कल्याणकारी राज्य की तरह ही काम करेगा। तो ये सब क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्रिटिसिज्म भी है कि कुछ लोगों ने संविधान की आलोचना भी की, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका, बोला जाता है कि आप बारोड कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने जैसा पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है इसको कई देशों के संविधानों से लिया गया है। तो ये इसका क्या है, क्रिटिसिज्म भी है। लोग आलोचना करते हैं कि कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि हमारा संविधान कई देशों से लिया गया है, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो मेड अननेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फीचर ऑफ, बट उसमें क्या किया गया, देखिए लिया जरूर गया है, बट उसके बाद उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, कई सारे चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए जो भी हमारे देश के लिए ज़रूरी थे। उस बदलाव को इंक्लूड करके हमने उसको अपने संविधान में शामिल किया है। तो ये उसको खंडित करता है। मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फीचर बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दियर सुटेबिलिटी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो भी हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए जो भी सुटेबल चीज़ थी उनको हमने क्या किया, उसमें मॉडिफाइड किया, उसमें बदलाव किए और उसको अपने संविधान में इंक्लूड कर लिया। तो ये इसका क्रिटिसिज्म का जवाब है। दूसरा आपका कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, 1935 का जो एक्ट आया था, इसको क्या बोलते हैं, जो आपका भारतीय संविधान है उसको मेजर पोर्शन उसका एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, 1935 एक्ट को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था, और ये जो एक्ट था ये काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ा एक्ट था, तो इसको कॉपी कर लिया। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर आंसर्ड, देयर इज नथिंग टू बी असेम्ड इन बोरोइंग, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिप्रोड्यूस्ड अ गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर अंबेडकर जवाब देते हैं, कहते हैं कि देखिए किसी मतलब उधार लेने में या बोरो करने में किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है। और देखिए भारतीय संविधान के जो मूल ढांचा है या मूल फंडामेंटल आइडियाज़ हैं वो किसी भी देश के संविधान में चेंज नहीं हो सकते। तो अगर आप इसको ये कहते हैं कि हमने किसी का कॉपी कर लिया, तो ये कहना गलत होगा। और किसी का भी कोई पेटेंट राइट नहीं है संविधान के फंडामेंटल आइडियाज़। देखिए किसी भी देश के संविधान को बनाने में कुछ मूल तत्व होते हैं, फंडामेंटल आइडियाज़ होते हैं, और वो किसी भी देश के संविधान को बनाने में वही फॉलो किए जाएंगे। जैसे कि आपका डेमोक्रेसी है। ठीक है, डेमोक्रेसी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, रिपब्लिक गवर्नमेंट हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपका क्या है, किसी भी संविधान को बनाने के बेसिक आइडियाज़ हैं, फंडामेंटल आइडियाज़ हैं। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र भाई हर देश के लिए ज़रूरी है, हर देश के लिए ज़रूरी है, कुछ को छोड़ के उनकी बात नहीं, वो एक्सेप्शन है। तो डेमोक्रेसी हर देश के लिए ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, और देखिए जहाँ अधिकार होंगे वहाँ आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो उनको भी, ये आपके क्या है, फंडामेंटल आइडियाज़ हैं। तो इसी चीज़ को डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि फंडामेंटल आइडियाज़ जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते किसी संविधान के लिए। तो आपको उसको कॉपी कहना ये गलत बात है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देयर इज़ नथिंग टू बी असेम्ड इन द बोरोइंग।
तो उधार लेने में अगर हम कुछ अच्छा किसी से उधार लेते हैं तो ये गलत नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपका अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ वो क्या था, 26 नवंबर 1949 में हुआ। और इससे पहले क्या हुआ था, गांधी जी की डेथ हो गई थी, नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया था। तो यहाँ ये हो सकता है कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो संविधान में कुछ मेजर चेंज देखने को मिल सकते थे। अनगांधीयन इसको इसलिए बोला जाता है जैसे कि विलेज पंचायत, गांधी जी चाहते थे जो ग्राम थे इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंस स्वायत्ता दी जाए या इनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, मतलब गाँव को जल्दी से डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे हमको बाद में इसको ऐड किया गया है हालांकि पंचायती राज सिस्टम से। तो ये यहाँ पे मेजर चेंज देखने को मिल सकता था और चाहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्री हैं जो कुटीर उद्योग हैं इनको ये प्रमोट करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती थी। और कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी है कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी ये क्या थे, ये दोनों के विचार जो थे दोनों ही मतलब अलग अलग विचारधारा के थे। इसीलिए लोग ये भी ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि अंबेडकर ने कभी गांधी जी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसीलिए ये एंटी या अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट ऐसा है नहीं। नेक्स्ट है आपका एलिफेंटाइन साइज। देखिए जो हमारा संविधान है उसका साइज जो है बहुत बड़ा है, मतलब 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल है ना, तो ये सब 22 पार्ट। तो ये भारतीय संविधान जो है विश्व के सबसे बड़े संविधानों में है और सबसे बड़ा विश्व का लिखित संविधान है हमारा। तो ये क्या है, काफ़ी बड़ा साइज है, काफ़ी बल्कि और विस्तृत मतलब डॉक्यूमेंट है ये। और ये क्यों है ये हम लोग ऊपर पढ़े हैं, क्योंकि देखिए भारत जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत डाइवर्स कल्चर है यहाँ का, ठीक है। तो इसीलिए हर आदमी को उसमें प्रतिनिधित्व मिल सके, हर आदमी के हर कल्चर के लोगों को उसको समाहित किया जा सके, इसीलिए इसको इतना बड़ा बनाया गया और इतना बड़ा हो गया। और भारत जैसे बड़े देश में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इसीलिए इसको एलिफेंटाइन साइज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट है पैराडाइज ऑफ द लॉयर। देखिए एक चीज़ याद रखिए, संविधान सभा जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोगों को जो लोग चुन के आए थे, चुनने का मतलब कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, ये चीज़ याद रखिए। चुनने का मतलब मेरा डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऐसा नहीं था, ठीक है। तो संविधान सभा में जितने लोग थे वो क्या थे, मोस्टली उसमें जो जिनका भी बैकग्राउंड देखेंगे तो मोस्टली लोग उसमें क्या थे, लीगल बैकग्राउंड के थे, ठीक है। सब लॉ करके आए थे उस ज़माने में। लॉ मतलब एक काफ़ी बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो मोस्टली लोग उसमें क्या थे, लॉयर्स थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पैराडाइज ऑफ लॉयर, ठीक है। टू लीगलिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं जो भारतीय संविधान की भाषा है ये नॉर्मल भाषा नहीं है, इससे मत बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लीगल लैंग्वेज का इसमें यूज हुआ है, जिससे आम आदमी जो कॉमन पीपल है उसको समझने में इसको दिक्कत होती है, ठीक है। और आइवर जेनिंग क्या थे, आपके ब्रिटिश ब्रिटिश फिलोसफर थे, लीगल जूरिस्ट थे, उन्होंने इसको बोला है लॉयर्स पैराडाइज, ये वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है, वकीलों का स्वर्ग। तो ये चीज़ आप याद रखिए, किसने क्या कहा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, आइवर जेनिंग ने। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी। लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।